कहानी है बिरजू की। बिरजू बहुत ही गरीब था। ना उसके पास पक्का मकान था और ना ही खुद के खेत। इसीलिए बिरजू एक सेठ के यहाँ मजदूरी किया करता था। ना जाने कब मेरी किस्मत चमकेगी, कब मेरे पास भी अपना खुद का घर और खेत होगा। तभी उसके घर के पास से साधु महाराज गुजरे। बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। बिरजू तुरंत ही पानी लेकर आ गया। धन्यवाद बेटा। क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? अब क्या बताऊं महाराज, वही गरीबी और क्या। मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें जो भी धन मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। क्या तुम्हें मंजूर है? जी महाराज, जैसा आप बोले। उस साधु ने कुछ मंत्र पढ़े जिससे एक जादुई चाबी प्रकट हो गई। साधु ने वो चाबी बिरजू को दे दी। महाराज, लेकिन मैं इस चाबी से क्या करूंगा? देखते जाओ। और तभी एक शाही ऐलान हुआ। सुनो सुनो सुनो, महाराज का ये ऐलान है कि जो भी उनकी शाही तिजोरी खोलेगा उसे वो 1000 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। ये घोषणा सुनकर बिरजू ने साधु को प्रणाम किया और राजमहल की ओर निकल पड़ा। बिरजू महल पहुंचा और वहां उसने देखा कि दरबार में एक तिजोरी रखी थी। बिरजू ने महाराज को प्रणाम किया और फिर उस तिजोरी की ओर बढ़ा। बिरजू ने अपनी जादुई चाबी निकाली और उस तिजोरी को खोल दिया। ये देख राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा ने बिरजू को 1000 सोने के सिक्कों की पोटली दे दी। बिरजू बहुत खुश था। अब बिरजू अपने घर की ओर लौट ही रहा था कि अरे वाह, मेरे पास 1000 सोने के सिक्के हैं। लेकिन नहीं, मुझे आधे सिक्के उस साधु को देने हैं। नहीं, मैं उस साधु को 500 सोने के सिक्के नहीं दूंगा। बिरजू घर पहुंचा और बिना साधु से बात किए अंदर जाने लगा। क्या हुआ बेटा, ताला नहीं खुला क्या? ताला तो खुल गया, लेकिन तुमको इससे क्या? लगता है तुम भूल गए हो कि वो जादुई चाबी मेरी है और तुम्हें ये धन मेरी वजह से मिला है और आधा धन तुम्हें मुझे देना है। अच्छा, साधु होके धन का लालच? ढोंगी कहीं के, ये जादुई चाबी भी मेरी है और ये धन भी। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, समझे? मुझसे धोखा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा बोल साधु वहां से चले गए और अब बिरजू की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके पास बड़ा घर, अपने खुद के खेत और बाकी सब सुख सुविधा थी। अब बिरजू बहुत खुश था। 1 साल बाद एक धनी सेठ बिरजू के पास आया। भाई, सुना है तुम कोई भी ताला खोल सकते हो? हाँ, सही सुना है भाई। मेरे पास मेरे पूर्वजों का एक बक्सा है जिसकी चाबी कहीं खो गई है। क्या तुम उसे खोलने में मेरी मदद कर सकते हो? बिरजू के मन में लालच जागा। मैं वो तिजोरी खोलूंगा, लेकिन उसमें जो भी मिलेगा वो हम दोनों आधा आधा लेंगे। बोलो, मंजूर है? धनी ने थोड़ा सोचा, फिर हामी भर दी। बिरजू जादुई चाबी लेकर धनी के घर पहुंचा। जैसे ही उसने बक्से को चाबी लगाई, तुरंत ही राजा के सैनिक वहां आए
और उन्होंने बिरजू और धनी दोनों को बंदी बना लिया। बिरजू और धनी सेठ को दरबार में पेश किया गया। तब बिरजू अपने बचाव में दलीलें देने लगा। महाराज, मैं वही हूँ जिसने आपकी तिजोरी खोली थी। मैं चोर नहीं हूँ। इस सेठ ने मुझे बताया कि ये बक्सा उसका पुश्तैनी है, इसलिए मैंने इसकी मदद करने की सोची महाराज। मदद? और तू? महाराज, इसने मुझसे बक्सा खोलने के बदले आधा हिस्सा मांगा था, तो अब सजा में भी इसे आधा हिस्सा मिलना ही चाहिए। ये धोखेबाज है। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तभी वो धनी साधु में बदल गया और उसने पहले की सारी बात राजा को बताई। महाराज, मैंने आपका बक्सा सिर्फ इसीलिए चुराया था ताकि मैं इस धोखेबाज को सबक सिखा सकूं। इसने मेरे साथ धोखा किया और आपके साथ भी। आप ठीक कह रहे हैं, धोखेबाज को सजा मिलनी ही चाहिए। इसकी सारी धन संपत्ति जब्त की जाए और इसे देश निकाला दिया जाए। और साधु महाराज, हम आपके साथ हुए धोखे का मुआवजा कैसे दें, ये आप हमें बताएं। महाराज, जो मेरे हिस्से का था उसे नगरवासियों की भलाई के काम में लगा दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा। राज सैनिकों ने बिरजू को नगर की सीमा के बाहर फेंक दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। इसीलिए कहते हैं, धोखाधड़ी और बेईमानी का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। काव्या और करण का बहुत ही खुशहाल परिवार था। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। करण अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता, पर जब भी वो घर में होता तो उसका पूरा समय अपने परिवार के लिए ही होता। माँ, तुम मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाओगी ना? प्लीज माँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। थैंक यू मम्मा। और पापा, आपने कहा था आप मेरे आर्ट्स प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे। हाँ हाँ, चलो अभी तुम्हारा प्रोजेक्ट फिनिश कर देते हैं। थैंक यू पापा। जब तक खुशी अपने पापा के साथ आर्ट्स प्रोजेक्ट कर रही थी, तब तक काव्या अपनी लाडली के लिए लड्डू बना रही थी। खुशी, तुम्हारे फेवरेट बेसन के लड्डू तैयार हैं। खुशी किचन की ओर दौड़ते हुए गई और बड़े चाव से बेसन के लड्डू खाने लगी। उसे खाता देख काव्या और करण बहुत खुश थे। काव्या और करण की दुनिया सिर्फ खुशी से ही शुरू होती थी और उसी पर खत्म। इसीलिए वो उसकी हर विश पूरी करते थे। आंखें बंद करो खुशी, ये लो तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हारी फेवरेट न्यू डॉल। ओह, आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। काव्या एक हाउसवाइफ थी, पर अक्सर घर का सामान खरीदने वो अपनी कार में मार्केट जाया करती थी। मम्मा, आप मार्केट से आते वक्त मेरे लिए चॉकलेट लाओगी ना? हाँ जरूर गुड़िया, अब तुम जाकर पढ़ाई करो। मैं यूं गई और यूं आई। काव्या सामान खरीदने मार्केट चली तो गई, पर उसे कहाँ पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मार्केट के रास्ते में एक बड़े से ट्रक का ब्रेक फेल हो चुका था और वो ट्रक तेजी से चला जा रहा था। काव्या ने अपनी गाड़ी सिग्नल पर रोकी और तभी वो ट्रक सीधा काव्या की गाड़ी से टकराया और काव्या बुरी तरह घायल हो गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। करण खुशी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर कैसी है मेरी पत्नी? देखिए उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, आप कुछ बोल नहीं सकते, उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। खुशी अपनी माँ को स्ट्रेचर पर लेटा देखकर रो रही थी। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चॉकलेट भी नहीं। करण अपनी बेटी को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि वहां काव्या की कंडीशन खराब होने लगी। उसकी सांसें फूलने लगी और कुछ ही देर में उसने अपना दम तोड़ दिया। करण और खुशी दोनों टूट से गए। उन दोनों को बड़ा सदमा लगा था। काव्या के मरने के कुछ दिनों बाद काव्या की माँ करण के पास आई। मुझे पता है ये सही समय नहीं है ये सब बात बोलने का बेटा। काव्या के जाने का गम मुझे भी है, पर बेटा मैं खुशी की नानी हूं।
मेरा उसके प्रति भी कोई दायित्व है। बोलिए माँ जी। बेटा करण, खुशी अभी बड़ी हो रही है। इस उम्र में उसे माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरी मानो तो खुशी के लिए दूसरी शादी कर लो। नौकर चाकर खुशी को माँ का प्यार नहीं दे सकते। माँ का प्यार बस माँ ही दे सकती है, या तो मासी। मासी? आपका मतलब पल्लवी से है? हाँ, पल्लवी जरूर मेरे देवर की लड़की है, पर बचपन से मैंने ही उसे पाला पोसा है। और काव्या और पल्लवी दोनों सगी बहनों की तरह थी, ये तो तुम भी जानते हो। पर माँ जी, वो मुझसे कितनी छोटी है। बेटा, उम्र में भले ही वो तुमसे छोटी है, पर खुशी के लिए उससे बेहतर माँ नहीं मिलेगी। सोच लो एक बार। इतना बोलकर वो वहां से चली गईं। करण भी खुशी के बारे में सोचने लगा और फिर उसे अपनी सासू माँ की बात सही लगने लगी। 1 महीने बाद करण ने पल्लवी से शादी कर ली और पल्लवी करण के घर चली आई। पल्लवी ने आते ही खुशी को खुश करने का ठान लिया। ये देखो खुशी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, बेसन के लड्डू। अरे वाह! खुशी को खुश देखकर करण को लगा मानो उसका डिसीजन सही था कि पल्लवी से बेहतर सौतेली माँ खुशी को मिल ही नहीं सकती। कुछ दिनों तक सब अच्छा था, तो अब करण को भी खुशी की फिक्र नहीं थी। इसीलिए वो अपने काम के सिलसिले में वापस दूर दूर जाने लगा। जैसे ही करण घर से बाहर गया, पल्लवी ने खुशी के प्रति अपना रवैया ही बदल दिया। माँ, मुझे भूख लगी है। अभी खाने का समय नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार कर, और मैं तेरी माँ नहीं मासी हूँ। आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, अब यहां से जा। खुशी वहां से हॉल में चली गई और कार्टून देखने लगी। तभी पल्लवी वहां आई। खुशी, रिमोट मुझे दे। अरे माँ, थोड़ा रुको ना, लास्ट सीन चल रहा है। तू ऐसे रिमोट नहीं देगी? इतना बोलकर पल्लवी ने खुशी के कान मरोड़े और खुशी चिल्लाने लगी। अरे माँ, माँ, दर्द, माँ दर्द हो रहा है। माँ, आइंदा मेरी बात नहीं सुनी तो इससे भी ज्यादा दर्द दूंगी। इस दिन के बाद से तो पल्लवी ने खुशी पर हाथ भी उठा दिया। बेचारी खुशी अपने कमरे में रोते हुए बैठी थी कि अचानक उसके कंप्यूटर पर एक वीडियो कॉल आया, उसके पापा का। खुशी ने हिचकिचाते हुए वीडियो कॉल उठा लिया। पल्लवी के गाल लाल देखकर करण ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें किसी ने मारा? नहीं पापा, वो मैं भागते भागते गिर गई। करण को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत एक जासूसी कंपनी में फोन लगाया और अपने घर पर निगरानी रखने का आदेश दिया। एक जासूस ने पल्लवी को खुशी पे हाथ उठाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत करण को भेज दिया। वीडियो देखकर करण आग बबूला हो गया और वो तुरंत फ्लाइट पकड़कर वापस आ गया और आते ही उसने पल्लवी को जोर से चाटा मारा। पर बात क्या है? बात? तुम तो बात करने की भी लायक नहीं हो। मेरी बेटी को मैंने फूल जैसे पाला और तुमने उस पे हाथ उठाया। निकल जाओ, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मेरी बात तो सुनिए। गेट आउट! करण ने पल्लवी को घर से निकाल दिया और जब काव्या की माँ को यह सब पता चला तो उनका सर शर्म से झुक गया। अब मैं अपनी बेटी को अकेले ही पालूंगा। मुझे इसके लिए किसी भी सौतेली माँ की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी बेटी अकेले ही खुश है। काव्या की माँ ने अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। किसी ने सच ही कहा है, सौतेली माँ माँ नहीं होती,